ठीक है। तो सबसे पहले हम बात करते हैं दूसरा चैप्टर, विष के दांत। ठीक है ना, क्या नाम है इसका? विष। ठीक है ना, विष के दांत। ठीक है ना, ये विष के दांत हो गया आपका। ठीक, और इसका लेखक कौन है? तो इसका लेखक है नलिन विलोचन शर्मा, है ना। क्योंकि विष, हम उसका ट्रिक्स बनाए थे ना कि विष के मतलब क्या हो गया? विष यानी कि एक विषधर जो है ना, सांप है विषधर, और नली में है, गिरा हुआ है, मरल है, जो भी समझिए, लेकिन ये पता है कि वो नली में है। तो न से नली जो हो गया, नलिन विलोचन शर्मा। देखिए, नलिन विलोचन शर्मा का जन्म 18 फरवरी 1916 ईस्वी में पटना के बरघाट में हुआ था। वे, है ना, वे जन्मना जो है भोजपुरी भाषी थे। मतलब कहने का मतलब है कि जन्म से ही वो भोजपुरी भाषा बोलते थे। कौन भाषा बोलते थे? वे दर्शन और संस्कृति के प्रख्यात विद्वान महाउपाध्याय पंडित रामावतार शर्मा के ज्येष्ठ पुत्र थे, बड़ा बेटा। इनके पिताजी का नाम क्या है? तो रामावतार शर्मा। ठीक है। माता का नाम है रत्नावती शर्मा। इनकी माता का नाम क्या है? रत्नावती शर्मा। उनके व्यक्तिगत निर्माण में पिता के पंडित्व के साथ साथ उनकी प्रगतिशील दृष्टि भी बड़ी भूमिका थी। उनकी स्कूल की पढ़ाई पटना कॉलेजिएट स्कूल से हुई और पटना विश्वविद्यालय से उन्हें संस्कृति, है ना, संस्कृत और हिंदी में एमए किए। ठीक है ना। देखिए, आपका जो है चित्र में किसका फोटो दिखाई दे रहा है? हाँ, ये क्या है? नलिन विलोचन शर्मा है, जो कि आपका बुक में उतना स्पष्ट साफ साफ दिखाई नहीं दे रहा है। समझ गए ना। अब देखिए, वे बताइए, उन्होंने संस्कृत और हिंदी में एमए किए थे। कौन बताइए, कौन विषय से वो एमए किए थे? हाँ, तो संस्कृत और हिंदी से। एकर मतलब कि उनको जो है संस्कृत और हिंदी के ज़्यादा मतलब कि नॉलेज था। वे हर प्रसाद दास जैन कॉलेज आरा, रांची विश्वविद्यालय और अंत में पटना विश्वविद्यालय में प्राध्यापक रहे। ये प्रधानाध्यापक के काम भी किए हैं, पढ़ाने का काम भी किए हैं। कौन? नलिन विलोचन शर्मा। 1959 में वे पटना विश्वविद्यालय के हिंदी विभाग, है ना, के अध्यक्ष हुए और मृत्यु पर्यंत 12 सितंबर 1961 ईस्वी इस पद पर बने रहे। इतना तक बने रहे, 12 सितंबर और 1961 ईस्वी पर। हिंदी कविता में प्रपद्यवाद के प्रवर्तक और नई शैली के आलोचना नलिन जी की रचनाएं इस प्रकार हैं। इनकी कुछ रचनाएं हैं। ठीक है ना। तो इस तरह से है, इस प्रकार है: दृष्टिकोण, साहित्य का इतिहास, दर्शन, मानदंड, हिंदी उपन्यास है, विशेषज्ञ, प्रेमचंद, साहित्य और आलोचन। ठीक है ना। ये सब इनकी क्या हैं? तो इनकी रचनाएं हैं। ठीक। चलिए, तो इनका जो है और तो ज़्यादा कुछ है नहीं। लेखक के बारे में आपको जब भी लिखने के लिए आएगा, ठीक है, कि आप लेखक के बारे में लिखिए, तो लेखक के बारे में लिखने के लिए सबसे पहले आप जन्म तिथि लेखक को याद रखिए, उनके माता पिता के नाम याद रखिए, वो कहाँ पर जो है पढ़ाई किए हैं, है ना, क्या क्या बने हैं। ठीक है ना। और अंत में उनका मृत्यु कहाँ हुआ है, कब हुआ है, ये सब बात याद रखिएगा। लेखक के बारे में ये काम हो जाएगा। समझ गए। और उनकी जो है रचना फिर याद कर लेना है, कुछ कुछ है रचना भी उनका याद कर लेना है। तो देखिए, इन्हीं का एक कहानी है ना, विष के दांत, है ना, ज़्यादा इसमें नहीं कुछ है। ठीक। तो ये विष के दांत कहानी में हम लोग आते हैं। ठीक।
और इसको जो है हम लोग पढ़ते हैं। तो बताइए 20 के दांत के लेखक कौन हैं? नलिन बिलोचन शर्मा। चलिए अब कहानी शुरू होता है, आप लोग बढ़िया से ध्यान से सुनिएगा। सेन साहब की नए 20 के दांत, ये कहानी का नाम है 20 के दांत। चलिए, सेन साहब की नई मोटर बंगले के सामने बरसाती में खड़ी है। क्या वो कार है? काली चमकती हुई स्टीमल इंड जैसे कोयले घोंसले में, है ना, घोंसले में कि कब उड़ जाए, है ना। कोयले नहीं है, कोयल है ना। कोयल जो है एक घोंसला में बैठा हुआ, लग रहा है ना कि जो काली कार है, लग रहा है कि जिससे घोंसला में एक कोयल बैठा हुआ है, वो कब उड़ जाएगी, मतलब देखने में बहुत सुंदर लग रहा है। ठीक, सेन साहब को इस कार पर नाज है, बहुत ही इस कार पर उनको जो है नाज है कि मेरे जैसा कोई की कार ऐसा नहीं है। बिल्कुल नई मॉडल, नया मॉडल भी है, 7,500 में आई है। कितना में? 7,500 में, समझ गए। काला रंग चमकती ऐसी कि अपना मुंह देख लो, जैसे इतना चमक आ रहा है उस कार में कि अपना चेहरा देख लोगे ऐनक के जैसा। कहीं पर एक धब्बा भी दिखे जाए तो क्लीनर और सोफर की सामत ही समझो। थोड़ा सा भी उसमें स्क्रैच हो जाए तो गुस्सा हो जाते हैं, कौन कर दिया ऐसे। ठीक है। मेम साहब की सख्त ताकीद है कि खोखी गाड़ी के पास फटकने न पाए। अब देखिए, मेम साहब की सख्त ताकीद है। सब कोई के ज़्यादा जो है यही लगता है कि जब भी कुछ गड़बड़ी करता है तो ये खोखा चाहे खोखी करेगा। अब खोखा कौन है? खोखा लड़का को बोलते हैं और खोखी लड़की को। लड़कियां तो पांचों बड़ी सुशील है। सेन साहब के 5 गो बेटी है, ठीक है ना। अब पांचों बड़ी सीधा साधा है, ठीक है ना। सीधा साधा कोई है? पाँच ठहरी और सो भी लड़कियां तहजीब और तमीज की तो जीती जागती मूरत ही है, एकदम समझे कि मूरत है वो। मिस्टर और मिसेज सेन ने उन्हें क्या करना चाहिए यह सिखाए हो या नहीं, क्या नहीं करना चाहिए, इसकी उन्हें ऐसी तालीम दी है, ऐसे उसकी शिक्षा देती है। कौन? सेन साहब और सेन साहब के पत्नी कि बेटी तुमको क्या नहीं करना चाहिए, ये बात उसको सिखाया जाता है। ये बात नहीं सिखाया जाता है कि क्या करनी चाहिए। समझ गए ना? पांचों बेटी के, ठीक है। कि बस लड़कियां क्या है, कठपुतलियां हैं और उन्हें माता पिता को इस बात का गर्व है। वे कभी किसी और चूंकि उन्हें सिखाया गया है ना चीज़ को तोड़ती फोड़ती नहीं। देखिए, सेन साहब के नज़र में है कि लड़की कठपुतलियाँ होती है, जैसे उसको जो चीज़ कहो वो करे, यही है लड़की के खाली काम, ठीक है ना। यानी लड़की को वो सेन साहब कठपुतलियाँ समझते हैं, उनका पत्नी भी वही समझती है, ठीक है। कठपुतली है, इधर से उधर नचाते रहो, जन्ने जो काम कहिए वो करें। अब बड़ी सुशील है, उनके माता पिता को इस बात का गर्व है ना। अब देखिए, चीज़ को तोड़ती फोड़ती भी नहीं है, ये कोई काम गड़बड़ाती नहीं है। वे दौड़ती है और खेलती भी है, लेकिन सिर्फ शाम के वक्त। देखिए, उसका भी समय है, दौड़ती खेलती जो भी है एक ही समय है, केवल शाम के। और चूंकि उन्हें सिखाया गया है कि ये बातें उनकी सेहत के लिए ज़रूरी है, ये सब बात तुमको जो है क्या नहीं करना चाहिए, ये सब तुम्हारे शरीर के लिए बहुत लाभदायक है। वे ऐसी मुस्कुराहट अपने ओठों पर ला सकती है कि सोसाइटी की तारिकाएं भी उनसे कुछ सीखना चाहें तो सीख ले, पर उन्हें खिलखिलाकर खिलकारी मारते हुए किसी ने सुना नहीं है। अभी तक वो पांचों बेटी के कोई हंसते हुए नहीं देखा है। सेन परिवार के मुलाकाती रस के साथ अपने शरारती बच्चे को खींचकर कहते हैं, एक तुम लोग हो और मिसेज सेन की लड़कियां हैं। अब ये फूल का गमला तोड़ने के लिए बना है। तुम लोग को मारे घर में कुछ भी तो नहीं रह सकता।
सो जहाँ तक सेन परिवार की लड़कियां का सवाल है, उनसे मोटर की चमक दमक को कोई खास खतरा नहीं था। उनकी बेटी से, वो जो पांचों बेटी है सेन साहब के, वो पांचों बेटी से जो मोटर कार है ना, उसे कोई खतरा नहीं है, क्योंकि वो गलती करती ही नहीं है। समझ गए ना। लेकिन खोखा नहीं, सबसे पहले कि उसको उतना आदेश नहीं है इधर उधर करने का, क्या नहीं करना चाहिए वही उनको बातें सिखावल जाता है उस पांचों बेटी के। और क्या करना चाहिए ये बात नहीं सिखाते हैं वो। लेकिन खोखा भी तो है, खोखा जो एक ही है, उनका एक ही गो बेटा है, सबसे छोटा है। खोखा ना उम्मीद बुढ़ापे की आंखों का तारा है। उसका बेटा जो है ना, वो आंखों के तारा है सेन साहब के, बहुत प्यारा। आंखों के तारा मतलब यह नहीं कि मिसेज सेन अपना और बुढ़ापे का कोई है ना, कोई तल्लुक किसी हाल में मानने का तैयार हो। और सेन साहब तो सचमुच बूढ़े नहीं लगते, लेकिन मानने लगने की बात छोड़िए, हकीकत तो यह है कि खोखा का आविर्भाव तब जाकर हुआ था जब उसकी कोई उम्मीद दोनों को बाकी नहीं रह गई थी। दोनों में किसी को उम्मीद नहीं था कि अब बेटा जन्म लेगा। ओइसन कंडीशन में कौन जन्म लिया था? खोखा लिया था। समझ गए ना। एक मतलब कि खोखा पांचों नहीं, उसका कासू नाम है। ठीक है, बताएंगे हम। कासू नाम है। खोखा तो बोला जाता है लड़का को, ऐसे उसका खोखा का नाम क्या है? कासू नाम है। समझ गए। चलिए आगे देखिए। खोखा जीवन के नियम का अपवाद था और यह अस्वाभाविक नहीं था, वह घर के नियमों का भी अपवाद हो। इस तरह मोटर का कोई खतरा हो सकता था तो खोखा से ही। खोखा थोड़ा सा क्या था? बदमाश था। समझ गए ना। वो घर में तो था लेकिन थोड़ा सा बदमाश था वो ज़्यादा। बात ऐसी थी कि सीमा, अब ध्यान से सुनिएगा, सीमा, रजनी, आलो, शेफाली और उसके बाद कौन है? आरती, है ना। पांचों बेटी के नाम है। ठीक है। तो देखिए, सीमा, उसके बाद रजनी है, आलो है, शेफाली है और कौन है? आरती है। समझ गए। अभी पांचों के आप याद रखिएगा। ठीक। अब देखिए आगे हम चलते हैं। पांचों हुए तो उनके लिए घर में अलग नियम थे। 5 गो के लिए नियम जो है अलग था। 5 बेटी जो है ना, पांचों के लिए नियम अलग था। दूसरी तरफ की शिक्षा थी और खोखा के लिए अलग, खोखा के लिए नियम अलग था। दूसरी कहने के, है ना, कहने के लिए तो सेन साहब का कहना था कि खोखा आखिर अपने बाप का बेटा ठहरा है। अरे खोखा जैसा कोई आदमी होगा? खोखा ही है, समझे कि एकदम सच्चा बेटा है एकदम। उसे तो इंजीनियर होना है, उसे क्या बनना है? अब बेटी के कहे कि ये काम कीजिए, उसका कोई बारे में नहीं कुछ कहा जा सकता है। अभी से उसमें इसके लक्षण दिखाई पड़ते थे। सेन साहब बोलते हैं कि जो खोखा है ना, इसका अभी से इसका लक्षण दिखाई पड़ रहा है इंजीनियर का। इसीलिए ट्रेनिंग भी उसे वैसे ही दी जा रही थी। खोखा का ट्रेनिंग भी वैसा ही दिया जा रहा था। ठीक है। कैसा दिया जा रहा था? बात यह है कि खोखा के दुर्लतित स्वभाव के अनुसार ही सेनों ने सिद्धांतों को भी बदल दिया था। अक्सर ऐसा होता है कि सेन परिवार के दोस्त आते हैं। चलिए, एक बार सेन परिवार के दोस्त आते हैं। भड़कीले ड्राइंग रूम में बैठते हैं। एक ड्राइंग रूम जो है उसमें सभी लोग बैठते हैं। सेन साहब के कुछ दोस्त आते हैं पुराना। ठीक। और बातचीत के लिए विषय का अभाव होने पर चर्चा निकल पड़ती है। बीच थी जब बातचीत चलित रहता है तो उसमें चर्चा निकला। कैसा चर्चा निकला? कि किसका लड़का क्या करेगा, ऐसा बात निकला। तब सेन साहब की बड़ी मौलिकता और दूरदेशी के साथ फरमाते हैं कि वह तो अपने लड़के को अपने ढंग से ट्रेंड करेंगे। बात निकलता है सेन साहब के, तब सेन साहब तो अपने लड़के के जो है अपना ढंग से क्या करेंगे? ट्रेंड करेंगे। ऐसे बात हुआ। करेंगे, क्या कर रहे हैं? आजकल की पढ़ाई लिखाई तो फिजूल में है। इस सेन साहब का कहना है कि आज के जो है ना,
आज के पढ़ाई लिखाई जो है ना सब बेकार में है। क्या है? ठीक है, सब बेकार में है, कोई दिक्कत नहीं है, सब बेकार में है। क्या है? सब बेकार में है, ये कहना है सेन साहब के। समझ गए? तो उसे अपने तरह से बिजनेसमैन इंजीनियर बनाना चाहते हैं। वो सेन साहब अपना तरह से खोखा को बिजनेसमैन या इंजीनियर बनाना चाहते हैं। पढ़े लिखेगा है ये नहीं, अब बन जाएगा इंजीनियर। अब देखिए ना, सेन साहब कहते हैं कि खोखा 5 साल का हो रहा है, अभी खोखा जो है 5 साल का है। लोग कहते हैं उसे किंडर गार्डन स्कूल में भेज दो। कोई कहता है ना, भेज दो। लेकिन मैंने अभी यह इंतजाम नहीं किया है। ये सेन साहब बातचीत कर रहे हैं कि कोई कहता है कि जाके ये स्कूल में भेज दो, लेकिन हमने अभी तक कुछ सोचा नहीं है। कारखाने का बढ़ी मिस्त्री दो, 1 घंटे के लिए आकर है ना, उसके साथ कुछ ठोक पीट किया करे। हमको तो लगता है कि कोई बढ़ी मिस्त्री के बुलाएंगे घरे और 1 घंटा आधा घंटा जो भी हो कुछ ठोक पीट करेगा ना, तो उसको समझ में सीखेगा। इससे बच्चे की उंगली अभी से औजार से वाकिफ़ हो जाएगी, मजबूत हो जाएगा। हिंदुस्तान लोग यही नहीं समझते। एक दिन का वाकया है कि ड्राइंग रूम में सेन साहब एक दिन की और बात है। क्या बात है? सेन साहब के कुछ दोस्त बैठे गपशप कर रहे थे ड्राइंग रूम में, है ना। हाँ, दूसरे दिन के बात है। एक दिन देखिए ना, एक दिन का है ना वाकया है कि उनमें एक साहब, सुनिए, एक साहब साधारण हैसियत के अखबारी नवीस थे और सेन से दूर के रिश्तेदार भी थे। उस सेन साहब के दूर के कुछ रिश्तेदार थे, वही में कोई आदमी। साथ में उनका लड़का भी था, है ना, जो था खोखा से भी छोटा। उन्हीं का जो उनके रिश्तेदार के आदमी थे तो खोखा से भी छोटा थे, ये उसी के साथ थे, है ना। सेन साहब के दूर के रिश्तेदार जो थे ना, उन्हीं के कोई छोटा बच्चा था, पर बड़ा समझदार और होनहार मालूम पड़ता था। बहुत समझदार लड़का था। किसी ने उसकी कोई हरकत देखकर उसकी कुछ तारीफ कर दी। और किसका? उन लड़का के जुआल था, हाँ, उनके साथ जो उनके दूर के रिश्तेदार के जो लड़का है ना, उसी का कोई तारीफ कर दिया। उन साहब से पूछा कि बच्चा स्कूल, अब देखिए क्या होता है, कुछ तारीफ कर दी और उन साहब से पूछा कि बच्चा स्कूल जाता ही होगा। इसके पहले पत्रकार महोदय कुछ जवाब देते सेन साहब ने शुरू कर दिया। सेन साहब जो दूसरा कोई जो जवाब देने वाला है, ओकरा से पहले सेन साहब बोल दिए। क्या बोले? मैं तो खोखा को इंजीनियर बनाने जा रहा हूँ। और वे ही बातें दोहरा कर थकते नहीं थे। बार बार वही बात बोलते थे कि हम इसको इंजीनियर बनाएंगे, ठीक है, थकते नहीं थे। पत्रकार महोदय चुप मुस्कुराते रहे, चुप हो गए। जब उनसे पूछा गया कि अपने बच्चे के विषय में उनका क्या ख्याल है, अपने बच्चे के विषय में क्या ख्याल है, तब उन्होंने कहा, मैं चाहता हूं कि वह जेंटलमैन जरूर बने और जो कुछ बने उसका काम है, उसे पूरी आज़ादी रहेगी। सेन साहब इस उत्तर से शिष्ट और प्रच्छंद व्यंग पर ऐंठ कर रह गए। दूसर का आदमी बोला तो इस तरह से बात बोला ना, तो सेन साहब ऐंठ कर दम पूरा अंदरे और रह गए, बोले नहीं कुछ हो। तभी बाहर शोरगुल सुनकर सेन साहब उठने लगे। बाहर थोड़े ही देर में हल्ला हुआ, ठीक है, बाहर ड्राइंग रूम में तो सब बैठे हुए थे, बाहर हल्ला हुआ। तो उनके मित्र ने भी जाने का इच्छा प्रकट की और उन्हीं के साथ बाहर आए। सेन साहब के साथ ही उनका जो दूर के रिश्तेदार थे ना, वो बाहर आए। बाहर से सेन साहब का सोफर के मतलब होता है सेन साहब का जो ड्राइवर है, ठीक है ना, क्या है, वो काला कार के गाड़ी के ड्राइवर था। एक औरत से उलझ रहा है, एक औरत से जो है एकदम बहस चल रहा है उसको। किसका? हाँ, औरत के पास एक 5 साल का बच्चा खड़ा था, 5 साल का लगभग बच्चा खड़ा था, जिसे वह रोकने की कोशिश कर रही थी, क्योंकि बच्चा बार बार सोफर की ओर झपट रहा था। एकदम ऐसे पकड़ लिया, मत जाओ, है सोफर के मारला कर रहा है। कौन मारला कर रहा है? बच्चा कर रहा है, समझ गए ना। लेकिन उसकी मम्मी जो है बार बार पकड़ रही है, 5 साल के बच्चा है, और ड्राइवर के जो है ना मारने का कोशिश कर रहा है, समझ गए, झपट रहा है। सेन साहब को देखकर औरत सहम गई
अब सेन साहब बड़े आदमी हैं तो थोड़ा सा लज्जा शर्मा जाएगी ना। अच्छा, शोफर ने साहब की ओर बढ़कर अदब के साथ कहा, देखिए साहब, है ना, देखिए साहब, मदन गाड़ी को छू रहा था, गाड़ी गंदी हो जाती, मैंने मना किया। तो देखिए यहाँ पर यदि मान के चलिए कि आपको पांचों बहन के आ जाए नाम के लिए, तो सीधा सीधी क्या कीजिएगा, सीमा है तो सीमा, रजनी है तो रात, और आलो है तो आलू कर दीजिएगा। क्या कर दीजिएगा, आलू, ठीक, आलू। और से शेरा वाली है ना, आरती है ना, आरती। तो सबसे पहले सीमा रात में आलू खा के और शेरा वाली को क्या कर लो, हाँ, आरती कर शेरा वाली को, ठीक ना, चाहे शेरा वाली को आरती कर। शेरा वाली दुर्गा जी को समझ जाइए, ठीक ना। चलिए, हाँ हाँ, कोई दिक्कत नहीं है, ऐसा नहीं है कि मतलब एक दिशा से नाम ही रहेगा। चलिए, तो आपको याद हो गया, याद हुआ कि नहीं याद हुआ, बताओ। चलिए आगे देखिए। चलिए देखिए, बताइए उनके जो है सबसे पहले सेन साहब के कितने बेटियां थी? पांचों के नाम है। पहला क्या हम बोले, सीमा, रजनी, आलो, आरती। हो गया ना। बताइए उला भी काम करेगा, सीमा रात में आलू खा और उसके बाद शेरा वाली को आरती कर, बस ना। चलिए देखिए आगे, आगे बढ़ते हैं। तो हम लोग कहाँ थे? चलिए, तो क्या होता है, लेकिन सबसे पहले देखिए, मदन की माँ जो है कुछ कहना चाहती थी, ठीक ना। वो जो उनके ड्राइवर जो है मदन से जुड़ायल है, और लड़का जो है मदन एकदम तड़फड़ा रहा है कि कखनी मार दे काट फेंट। किसको? ड्राइवर को, ठीक ना। और ड्राइवर काहेला बोला था, तू काहे छू दिया, गंदा हो जाएगा, ईला बताइए उसको, से लड़ाई कर दिया था। मदन की माँ मदन को ले जाओ, है ना, वो बोला, क्या बोला, कौन बोला, सुनिए पहले। सबसे पहले तो कि मदन की माँ जो है कुछ कहना चाहती थी, लेकिन सेन साहब सटे होठों को देखकर चुप रह गई। सेन साहब ने बड़े संयत कठोर स्वर में कहा, एकदम खिसिया के, मदन की माँ, मदन को ले जाओ और देखना वह फिर ऐसी हरकत न करे। मदन की माँ अपने बच्चे को बाएं, है ना, बाएं घुटने से निकलते हुए खून को पोंछती हुई चली गई। मतलब बाएं घुटने पर खून लगा हुआ था, गिर गया हो सकता है, शायद जो है ड्राइवर ने शायद धकेल दिया था और वह गिर पड़ा था। लेकिन एक मामूली किरानी के बेटे को, यानी उसके पापा जो है किरानी है, किरानी के बेटे को सेन साहब के ड्राइवर ने धक्का दे दिया और उसे चोट आ गई। तो आखिर ऐसी कौन सी बात हो गई? ठीक इसी वक्त मोटर के पीछे खट खट की आवाज़ सुनकर सेन साहब लपके। उसी समय मोटर गाड़ी उनका है ना, उन्हें खट 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 हो रहा है। शोफर भी दौड़ा और लोग सीढ़ियों से उतरकर अपनी अपनी गाड़ी की ओर चले गए। किसका गाड़ी की ओर आवाज़ आ रहा है? सभी ने देखा सेन साहब खोखा को गोद में लेकर उसे हल्की मुस्कुराहट के साथ डांट रहे थे। हल्का मुस्कुराहट से, ज़्यादा नहीं डांटते थे ना। और मोटर की पिछली बत्ती का लाल शीशा चकनाचूर हो गया था, वो तोड़ दिया। बताइए, हाँ, खोखा। सेन साहब ने मित्रों को संबोधित करते हुए कहा, देखा आप लोग ने बड़ा शरारती हो गया है। कासू मोटर के पीछे हरदम पड़ा रहता है, उसके कल पुर्जे में इसको अभी भी इतनी दिलचस्पी है कि क्या बताऊं। शायद देखना चाह रहा था कि आखिर इस बत्ती के अंदर में क्या है। देखिए, अगर वो गलती करे तो कोई ऐसी हो गया कि ये इंजीनियर वाला दिमाग लगा रहा है, इंजीनियर बनाना चाहते थे ना, वो इंजीनियर बनना चाहता है तो शायद ही देख रहा होगा कि बत्ती के अंदर में क्या है, वही तोड़ दिया ही, और वो छूने में खाली, हाँ, उसका फोड़ दिए। सेन साहब
साहब खोखा को ज़मीन पर रखकर अपने दोस्तों के साथ उनकी कार की ओर चले। उन्होंने अपने मित्रों को भी भाव भंगिमा देखी नहीं, देखते भी तो कुछ समझ पाते, इसमें शक ही था। मिस्टर सिंह अपनी कार के पास पहुंचे और सेन साहब को नमस्कार कर दरवाज़ा खोलने के लिए बढ़े और फिर रुक गए। उनकी निगाह अचानक ही अगले चक्के पर गई। उन्होंने नज़दीक जाकर देखा और परेशानी की हालत में खड़े हो गए। टायर बिल्कुल बैठ गया था, यानी कि उसमें से पंक्चर किया हुआ है, शायद ये पंक्चर हो गया था। सेन साहब भी आगे बढ़कर आए और कुछ झिझकते हुए बोले, सेन साहब कहीं ऐसा तो नहीं कि कासू ने हवा निकाल दी हो? वो आदमी जो आया था उसका गड़िया में क्या हवा निकाल दिया? ड्राइवर जरा दूसरे चक्के को भी देख लो। वो अपने ड्राइवर को बोल रहे हैं कि दूसरे चक्के को भी देख लो और पंप ले आकर हवा भर दो, और हाँ कुर्सियाँ लाइन में लगवा दो, ठीक है? अब तब तक हम यहाँ बैठते हैं। ड्राइवर ने एक कार का चक्का लगाकर सूचना दी कि दूसरी ओर पिछले चक्के भी हवा निकाली हुई है। एक और चक्का जो है पिछल को हवा निकाल है। काम तो कासू बाबू की ही मालूम पड़ता है। ड्राइवर बोल रहा, इधर ही खेल रहे थे थोड़ा देर पहले। शोफर ने बताया कि पंप लाने चला गया, है ना? शोफर ने बताया और पंप लाने चला गया। शोफर ही बात बोला और चल गया पंप लाने। मुखर्जी साहब की गाड़ी सकुलता थी और वह अपने ही पत्रकार महोदय के परिवार के साथ चलते बने। सेन साहब और मिस्टर सिंह लॉन की कुर्सियां पर बैठकर बातें कर रहे थे। ये लाइन में कुर्सियां है, लॉन लिखा हुआ है यहाँ पर। वो जो कुर्सी लगाया हुआ था ना, उसी पर बैठ के बातें कर रही थी। बातों को सिलसिले में ही सेन साहब ने बताया कि कासू ने इधर चक्कों से हवा निकालने की हिकमत जान ली थी, है ना? हिकमत जान ली थी मतलब कैसे निकलता है। वो जान रहा था कि चक्का जो है ना, चक्का में से कैसे, वो जान रहा था कि हवा कैसे निकलता है, वही शायद निकाल रहा होगा। और मौका मिलते ही शरारत कर गुजरता था। उसका अपना ख्याल था। उसकी इन हरकतों को देखकर यह साफ मालूम होता था कि इंजीनियर में उसका दिलचस्पी है। अब इतना काम कर रहा है तो अब तो एकदम लग रहा है कि उसको जो है इंजीनियर बनने में बहुत ज़्यादा दिलचस्पी है। इसी तरह दूसरी बेमतलब की बातें होती रही। फिर बाद में जो है यही सब बात होती रही जब तक कि चक्के में पंप नहीं हो गया, मतलब चक्का जो है उसमें हवा नहीं भरा गया। जब तक ले ऐसी ही बातचीत चल रहा है। सब कोई अपना जो कुर्सी लाइन में लगा हुआ है उस पर बैठे हुए हैं और मिस्टर सिंह रुखसत नहीं हो गए। सेन साहब अंदर लौटे तो मदन के पिता गिरधर को, जो उनकी फैक्ट्री में किरानी था। सेन साहब के फैक्ट्री में वो गिरधर नाम के जो व्यक्ति हैं, वो मदन के, गिरधर लाल जो है मदन के पिताजी हैं। कौन है? मदन के पिताजी वही में काम करते हैं। और अहाते के एक कोने में आउट हाउस में रहता था। बुला लाने का हुक्म दिया। कोई आदमी से बोला कि जाके तनी गिरधर लाल के बुला के लाइए। ये सेन साहब बोले। गिरधर लाल आया और सेन साहब के सामने सिर झुकाकर खड़ा हो गया, है ना? ऐसे खड़ा हो गया जैसे खून के जुर्म में कैदी जज के सामने खड़ा होता है ना? सेन साहब ने ठंडी बेलौस आवाज़ में कहना शुरू किया, है ना? ठंडी बेलौस आवाज़ में, मतलब कि एकदम बेलौस नहीं कहा जाता है, एकदम लगता है कोई लस है ये नहीं है बोलने का। बेलस बोला जाता है कि एकदम पूरा जो है एकदम गुस्सा में बोलना, ठीक है ना? देखो गिरधर, देखो कैसे बेलस में बोला जाता है से। देखो गिरधर, मदन आजकल बहुत शोक हो गया है। क्या हो गया है? शोक हो गया है। हाँ, ये कौन कह रहे हैं? ये सेन साहब कह रहे हैं गिरधर लाल से। हाँ,
देखो गिरधर, तुम्हारा बेटा बहुत शोक हो गया है। कौन बोल रहे हैं? सेन साहब। मैं तुम्हारी और उसकी भलाई चाहता हूँ। गाड़ी को गंदा किया, वह अलग मना करने पर ड्राइवर को मारने दौड़ा और मेरे सामने भी डरने के बदले उसकी ओर झपट रहा था मारने के लिए। ऐसे ही लड़के आगे चलकर गुंडे, चोर और डाकू बनते हैं। बाप रे, समझ गए? गिरधर लाल कभी भी जी कह देता था। सेन साहब का भाषण जारी था। जी जी ऐसी बेचारा बोल रहा है ना। उसका जो है भाषण एकदम धड़ाधड़ चल रहा है। उसकी हालात क्या होती है तुम जानते हो ना, जानते ही हो उसका क्या हालात होगा। उसे संभालने की कोशिश करो, फिर ऐसी बात हुई तो अच्छा नहीं होगा। तुम जा सकते हो, जाओ यहाँ से, ऐसे बात बोले। हाँ, उस रात गिरधर को क्वार्टर से आते हुए मदन के चित्कार से सेनों का आरामदेह शयनागार गूंज गया। आराम से खलखल पड़ने, है ना, आराम में खलखल पड़ने से कुछ झुंझलाकर पिता ने सेन के धर्म पत्नी से बड़ी समझदारी की बात कही। अब देखिए क्या होता है से सेन ने धर्म पत्नी से बड़ी समझदारी की बात कही। गिरधर खुद समझदार आदमी है, उसकी बीवी ने ही लड़के को बिगाड़ दिया। उसका पत्नी बोल रहा है, हाँ बेचारा ये जो है ना गिरधर लाल है, ये बेचारा बहुत ठीक है, इसका पत्नी जो है ना वही लड़का के बिगाड़ ले। आई ना देख रहा है कि सेन साहब अपना लड़का के बिगाड़ ले, उनके सेन साहब के पत्नी। मदन की यही दवा है। मेरी तो तबीयत हुई थी कि कमबख्त की खाल उधेड़ दूं। उसी समय जखनी जे ड्राइवर से लड़ रहा था ना, जखनी है गिरधर अथी सेन साहब बोल रहा है, गिरधर ने ऐसी ही कड़ाई जारी रखी तो शायद ठीक हो जाए। गिरधर अगर सही से कड़ाई उसको पर रखेगा बच्चा पर तो ठीक हो जाएगा। स्पेयर द रॉड एंड स्वायल द चाइल्ड। अब देखिए माता सेन की नींव उचट गई थी। मदन की खातिर चिल्लाहट से ज़्यादा अपने पति की बकबक पर, है ना, खीज आ रही थी खीस, लेकिन उन्होंने भी अपनी खीज मदन पर ही उतार दी। अब देखिए माता सेन की नींव उचट गई थी। उन्हें मदन की खातर चिल्लाहट से ज़्यादा अपने पति की बकबक पर क्या झींक आ रही थी, लेकिन उन्होंने भी अपनी झींक मदन पर ही उतार दी। कमबख्त कैसा कौए की तरह चिल्ला रहा है, भिखमंगा कहीं का। ये जो है ना किसको बोला जा रहा है? ये मदन को। खोखा की बराबरी करता फिरता है, खोखा की बराबरी करता फिरता है। यानी कि जो गिरधर लाल हैं, गिरधर लाल से ही बात बोले सेन साहब, तो गिरधर लाल तो अपन लड़का के खिसियाएंगे, गुस्सा होंगे, ठीक है ना। लेकिन उनको मदन के जो है ना, मदन के गुस्सा बढ़ेगा गिरधर लाल पर, वो बच्चा पर बोलेंगे तो। लेकिन वो जो है क्या गिरधर इनको क्या बोलते हैं, मदन पर ही गुस्सा के बोल रही है कि भिखमंगा कहीं के, खोखा की बराबरी करता फिरता है। मदन का आवर्त रुदन रुक गया था। खैरियत थी उसकी सिसकियां सेन के शयनगार तक नहीं पहुंच सकती थी। लेकिन दूसरे दिन तो बिल्कुल बेढब मामला हो गया। अरे दूसरा दिन ये तो अलग मामला ही हो गया। दूसरा दिन क्या मामला हुआ से सुनिए। शाम के वक्त खेलता कूदता खोखा बंगले की, देखिए वह धूल में मदन पड़ोसी के आवारा गर्द छोड़कर, है ना, छोकरों के साथ लट्टू नचा रहा था। सुनिए ध्यान से। एक दिन संयोग बस की बात है कि शाम के वक्त खेलता कूदता खोखा बंगले के अहाते के
है ना, बगल वाली गली में जा निकला। वो जो अहाता उसका है ना बंगला वाला, ओकरा से अलगे निकल गया खोखा। हाँ तो देखिए ना क्या होगा। वहाँ धूल में मदन पड़ोसी के मदन जो है पड़ोसी के आवारा गर्द छोकरे के साथ लट्टू नचा रहा था। जो आवारा जो है ना लड़कन, उस सब के साथ लट्टू नचा रहा था। खोखा ने देखा तो उसकी तबीयत मचल गई, खोखो ये पहुंच गया और हंस कौए की जमानत में शामिल होने के लिए ललक गया। कहने का मतलब है कि कौए के झुंड में मोर पहुंच गया। तो वहाँ बेवकूफ़ी इसका हुआ कि नहीं? तो सब लड़कन वहाँ लतखोर है। आए हो वो गया जो बिगड़ल है, बाप के बिगड़ल बेटा है ना, लेकिन आदत से लाचार उसने बड़े, मेन बात है कि उसका आदत खराब है, बड़े रोब के साथ मदन से कहा हमको लट्टू दो। बताओ, उसका लट्टू है ही, कह रहा है कि हमको लट्टू दो, हम भी खेलेंगे। दूसरे लड़के को कोई खास वज्र नहीं थी, वे खोखे को अपनी जमात में ले लेने के फायदे के नज़रअंदाज नहीं कर सकते थे। उस सब लड़का उतना नहीं उससे कर रहा था, बोल रहा था कि इसका बाप बड़ा अति है, बदमाश है। पर उनके अपमानित प्रताड़ित लीडर मदन को यह बात कब मंजूर हो सकती थी? उसको बात याद आ गया, है ना। खाली इसका बाप जो है, इसका बाप के जो ड्राइवर है, खाली गाड़ी छूने पर ऐसे किया था, इतना बेइज्जती किया था। उसने छूटते ही जवाब दिया, अब बे भाग जा यहाँ से, बड़ा आया है लट्टू खेलने वाला। ऐसे बोला। है भी लट्टू तेरे, जा अपने बाप के मोटर पर बैठ। ऐसे बोलता है ना, बाबा के मोटर पर बैठ चाहे बाप के मोटर पर बैठ। कासू तैस में आ गया, थोड़ा जोश में आ गया। वह इसी उम्र में, हाँ कासू यानी खोखा, समझ गए ना। इसी उम्र में नौकर पर अपनी बहनों पर हाथ चला देता था। इतने छोटा में नौकरों को मार देता था। कभी अपन बहन के जो 5 गो बहन थी उसका, ओकरों हाथ चला देता था। हाँ, और क्या मजाल कि उसे कोई कुछ कर दे। कोई के मजाल नहीं है कि उसको कोई कुछ कर दे। उसने आव न देखा ताव, मदन को एक घूंसा रसीद कर दिया, एक घूंसा मार दिया। किसको? चोर गुंडा डाकू होने वाला मदन भी कब मानने वाला था। वह झट से कासू पर टूट पड़ा और दूसरे लड़के जरा हट कर इस द्वंद्व युद्ध का मजा लेने लगे। बाकी जो बच्चा है उसका मजा ले रहा है, अरे अरे मार एक खूब पहले, बाकी लेकिन पर खिसियाल रहता। लेकिन यह लड़ाई हड्डी है ना, हड्डी और मांस की बंगले के पिल्ले और गली के कुत्ते की लड़ाई थी। एक तरह का यही हुआ ना, यानी कासू हो गया बंगला के, सुनिए, हाँ पिल्ला हो गया, आई गली के कुत्ता हो गया, यही ना। अहाते में यही लड़ाई हुई रहती तो कासू शेर हो जाता। अगर यही जो है ना, अगर कासू के जो बंगला है वहाँ लड़ाई वाला होता तो कासू वहाँ शेर हो जाता कि नहीं। हाँ, वहाँ तो 1 मिनट बाद ही वह रोता हुआ जान लेकर भाग निकला, वहाँ रुका नहीं। महल और झोपड़ी वाले की लड़ाई में अक्सर महल वाले की ही क्या होती है, जीत होती है ना, जीतते हैं। पर उसी हालात में जब दूसरे झोपड़ी वाले उनकी मदद अपने ही खिलाफ करते हैं, लेकिन बच्चे को इतनी अक्ल कहाँ। उन्होंने न तो अपने दुर्दमनीय लीडर की मदद की, न अपने माता पिता के मालिक के लाडले की ही। हाँ, लड़ाई खत्म हो जाने पर तुरंत ही सहमते हुए तितर बितर हो गया। सब जो है इधर उधर चला गया, लेकिन लड़ाई खत्म हुआ, लेकिन वहाँ से वो निकल गया कि ठोका जाएंगे बढ़िया से। अकेले है ना, वही बंगला रहता तब उसको देखते रोब। मदन घर नहीं लौटा, लेकिन जाता ही कहाँ 8-9 बजे तक इधर उधर मारा फिरता रहा। 8-9 बज गया रात। हाँ, फिर भूख लगी तो गली के दरवाजे से आहिस्ता आहिस्ता घर में घुसा। उसके लिए है ना, उसके लिए मार खाना मामूली बात थी, हमेशा वो खाते रहता था। डर था तो यही कि आज मार और दिनों से भी बुरी होगी सबसे ज़्यादा। लेकिन उपाय ही क्या था। वह पहले रसोई घर में घुसा, माँ नहीं थी। बगल के सोने वाले कमरे से है ना बातचीत आवाज़ आ रही थी, कुछ बातचीत की आवाज़ आ रही थी। उसने
आत्मीनान के साथ भर पेट खाना खाया, खूब बढ़िया से खाना पहले खा लिया। फिर दरवाजे के पास जाकर अंदर की बातचीत जो है सुनने की कोशिश करने लगा। उनके मम्मी या पापा बातचीत कर रहे थे तो वो सोच रहा है ना कि मेरा ही तो बातचीत नहीं चल रहा है। बताइए, कभी कभी होता है ना कि आप कोई गलती कर देते हैं तो घर पर मम्मी पापा बतियाइत रहते हैं, बात करते रहते हैं, तो आप सोचते हैं कि मेरा ही बात तो नहीं चल रहा है ना। तो सुनने उसने बड़ा तज्जुब हुआ कि उसके बाबू गरज नहीं रहे थे। और उसको आज होना चाहिए था कि आज उनको बाबूजी है गरजना चाहिए था, काहे कि उसका जो है कासू से लड़िया हुआ है, मारे हैं ना, उन्हें गलिया मारा है। उसकी अम्मा ने कोई बात पूछी जिससे वह ठीक से सुन नहीं सका, तो उसके ठीक से वह सुन नहीं रहा था। उसके मम्मी जो है लग रहा है कि उनको पापा से कुछ पूछ रहे हैं। झल्ला कर कहा, बाबू ने झल्ला कर कहा, अरे भाई बतलाया तो साहब ने सिर्फ यही कहा, आज से तुम्हारी कोई ज़रूरत नहीं है, कल से मकान छोड़ देना और अपनी तनख्वाह ऑफिस से ले लेना। यही सब बात सुन रहा है। मदन के काम की कोई बात नहीं हो रही थी। मदन वाला बात वहाँ पर कोई नहीं हो रहा था। उसकी सज़ा की तजवीज़ होती रहती तो सुनने की कोशिश भी करता। अब वह अभी उसका बात होता तो कुछ सुनने का कोशिश भी करता, लेकिन उसका तो बातें नहीं कर रहा है वहाँ पर। वह दबे पांव बरामदे के रखी चरपाई के तरफ सोने के लिए चला। धीरे धीरे जा रहा था तो अंधेरे में उसका पैर लोटे से लगा। लोटे की ठन ठन की आवाज़ सुनकर गिरधर बाहर निकल आया। मदन की अम्मा भी उसके साथ ही थी। मदन चौंक कर घूमा, मारे खाने की तैयार आज छाती को अपने हाथ में बांधकर खड़ा हो गया। अब तो उस जान रहा है कि अब तो ठोकैया शुरू होने वाला है। मदन अक्सर अपने पिता के हाथों पीटता था, अक्सर वो पिटाते रहता था अपने पिता से। बहुत पीटने पर रोया भी था, मगर बहादुरी के साथ। गिरधर निहसहाय निष्ठुरता के साथ मदन की ओर बढ़ा। मदन ने अब सोच रहा है कि अब तो और ठोकैया होने वाला है। मदन ने अपने दांत भींच लिए, ऐसे दांत कैले है कि अब तो ठोकैया ऊपर से होने वाला है। गिरधर मदन के बिल्कुल पास आ गया था। अचानक वह ठिठक गया। उसके चेहरे से नाराजगी बादल हट गया। उसने लपक कर मदन को हाथ से उठा लिया और मदन को हक्का बक्का अपने पिता को देख रहा था। उसको हक्का चल ही नहीं, पता नहीं लग रहा, अरे क्या हो रहा है, हमको पिटाना है, यहाँ पर ही हमको गोदी उठा लिए। उसे याद नहीं उसके पिता ने कब से उसे इस तरह प्यार किया था। उसको अभी तक पता नहीं है कि पापा हमको कभी ऐसे प्यार किए हैं। अगर कभी किया तो गिरधर उसी बेपरवाही, उल्लास और गर्व के साथ बोल उठा, जा, क्या यहाँ पर है, जो किसी के लिए भी नौकरी से निकालने जाने पर भी मुमकिन हो सकता है। शाबाश बेटा, एक तेरा बाप है और तूने तो खोखा के 2 दांत तोड़ डाला। हा 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 हा, सब जो है क्या करने लगा। ये कर मतलब कि जिस समय गली में लड़ाई हो रहा था उस समय खोखा का दांत टूट गया था, उसी समय। हाँ, 2 को दांत तोड़ दिया, समझ गए ना, वही आगे वाला दोनों टूटा था, समझ गए ना। कहानी से स्पष्ट कीजिए। अब देखिए इसमें कुछ क्वेश्चन है तो अगला दिन हम आपको क्वेश्चन इसका बता देंगे, समझ गए ना।